जो आपने एक मेडिकल कॉलेज अपने रहते एक पास करवाया था यहाँ पर कि मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि चयनित करवाई थी, बाउंड्री भी हो गई थी उसमें। आज यहाँ की पब्लिक ये जानना चाहती है कि क्राइटेरिया क्या है कि मेडिकल कॉलेज को खोलने का जिले के अंदर, क्योंकि हमारी जो मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष हैं तो वो कहती हैं कि एक जिला, जब कोटा जिला ही नहीं है तो मेडिकल कॉलेज कहाँ से होगा, एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज होगा। आज आप बताइए दीजिए कि क्या क्राइटेरिया है उसका। ये दुर्भाग्य है कि कोई जनप्रतिनिधि बगैर सोचे समझे अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट देता है तो ये माना जाएगा वो जनता को मूर्ख बनाने का एक प्रयास कर रहा है और अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के निर्णय और इस प्रकार की बातें जो है जनता को फैलाई जा रही है। हम एक सवाल आप ही के चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं, वो उस शासनादेश को दिखा दें, वो उस निर्देश को दिखा दें कि जिसमें ये लिखा है कि एक जिले में एक ही जो है मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आवश्यकता के हिसाब से आपके पास कितने ही मेडिकल कॉलेजेस हो सकते हैं। केंद्र सरकार की एक नीति हो सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की कोई इस प्रकार की नीति नहीं है। बल्कि पिछली बार जब एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो पिछले कार्यकाल में इस सरकार के थे, केंद्र के, मांडविया क्या था उनका नाम, मांडविया था, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो भारत सरकार का एक स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा है कि इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और मुझे कहते हुए दुखद बात हो रही है कि क्योंकि गुमराह लोगों को किया जा रहा है। उनके जो क्षेत्रीय विधायक इस समय हमारी हैं, उनके पतिदेव भी स्वास्थ्य विभाग के हेड रह चुके हैं, IAS अफसर रह चुके हैं। तो आप उनसे जाकर ठीक से पूछ लीजिए, या मंत्री से पूछ लीजिएगा दोबारा, वर्तमान मंत्री से। आप साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी RTI लगा सकता है, राज्य सरकार से पूछ सकता है कि कितने और जो है मेडिकल कॉलेज खुल सकते हैं। ये सरासर झूठ है, सरासर लोगों के आंखों में मिर्च धोपने जैसे वाला कार्य। ये तो ठीक उसी प्रकार की बात हो गई। मेरी श्रीमती अभी यहाँ पर थी कि उन्होंने ये कह डाला था कि ये शराब की दुकानें जो है मेयर खोल रही हैं, मेयर। तो मैंने उसका जवाब दिया था कि मेयर मुख्यमंत्री से ऊपर हो गए क्या जो वहाँ पर खोल रही है? एक सिस्टम है, लेकिन वो कुछ भी कहते हैं और जोर जोर से कहने का उनका प्रयास है, बार बार कहने का जो है उनका ये था कि शायद लोग सच को, झूठ को सच मान लेंगे। ये दुर्भाग्य है कि मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि उनके यहाँ के स्पीकर, यहाँ के विधायक इस प्रकार को बातों को क्यों गुमराह किया जा रहा है। हमने वहाँ पर 192 बीघा जमीन उपलब्ध कराई थी, राज्य सरकार से कराई थी। राज्य सरकार को अगर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की बात होती तो शायद 192 बीघा जमीन उपलब्ध ही नहीं होती। जिलाधिकारी के माध्यम से उस जमीन को उपलब्ध कराया गया, रेवेन्यू से ट्रांसफर कराया गया, फॉरेस्ट से ट्रांसफर कराया गया। उस जमीन के बदले दूसरी जगह जो है जिलाधिकारी ने जमीन उपलब्ध कराई, तब फॉरेस्ट की जमीन का क्लियरेंस हुआ। 192 बीघा जमीन को वहाँ पर विधिवत उसका जो है शासनादेश जारी हो गया। क्या सरकार को ये मालूम नहीं है कि शासनादेश करने से पहले सारी औपचारिकताएं पूरी होनी चाहिए? क्यों खुल सकता है, नहीं खुल सकता है? सरकार हमारी थी, सरकार जब बदल गई, मैं थोड़ा वो भी उदाहरण देना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार आ गई और बड़े ताने मारे गए कि साहब हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। उन्होंने खोला तो नहीं, लेकिन जिस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुलना था वहाँ पे 20-20, 30-30 फुट के गड्ढे जरूर उन्होंने खनन करके क्या दिया। यूपी के डंपर आते थे, कौन उनको बुलाता था, कौन ले जाता था, कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने खरबों रुपए की जो है यहाँ की जमीन के जो वहाँ पर खनन कर दिया। उसमें करोड़ों रुपए की लागत से बनी हुई दीवार को ढा दिया। वहाँ पे करोड़ों रुपए की लागत से एक ट्यूबवेल को जो निर्माण करा दिया गया था उसको तोड़कर बुरी हालत उसकी कर दी। आज उन्हीं गड्ढों को पाटने में करोड़ों रुपए लग जाएगा, तब कहीं मेडिकल कॉलेज बनेगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि धामी जी थे, एक वक्त ऐसा आया कि धामी जी ही मुख्यमंत्री थे और इस क्षेत्र के विधायक भी जो है बीजेपी से थे, तो उन्होंने उस समय उसके लिए 25 करोड़ रुपए और उपलब्ध करवाया, जबकि पुराना ही धन स्वीकृत नहीं, जो स्वीकृत था वही इस्तेमाल नहीं हुआ था। किसी भी कार्य को करने के लिए
सबसे पहले डीपीआर बनाने की आवश्यकता होती है, जिसकी डीपीआर बना के हमने उसकी जो है बाउंड्री करवाई। डीपीआर के लिए पैसा सैंक्शन करवाया 1.5 करोड़ रुपए, जो उसी में था 4.5-5 करोड़ में दीवार के साथ। उस डीपीआर को बनाने के लिए एक एजेंसी को अख्तियार कर दिया गया। आखिर सरकार जो बैठी थी, जब हमारी थी तब हरीश रावत जी थे, जब बदल गई तो उसके बाद जो है हमारे कुछ समय के बाद जो है धामी जी आए और उन्होंने भी जो है विधिवत रूप से उसका उद्घाटन किया। दोबारा उसका उद्घाटन करने का कोई औचित्य नहीं होता। ठीक है, हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं, उन्हीं के सरकार के मुखिया से पूछना चाहते हैं कि वो स्पीकर हैं, एक पत्र लिख के पूछ लेना। लेकिन जनता भोली भाली है, उसको जैसे कहो वैसे कहो। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस दिशा में कोई प्रयास तो नहीं हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। हाँ, उसको जो है दुर्भावनाएं पैदा की जा रही हैं, अनावश्यक रूप से जनता को गुमराह किया जा रहा है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी ताकत उनके अंदर है नहीं। कोई काम करने की शक्ति मैं समझता हूँ कि वर्तमान जनप्रतिनिधि में मुझे तो देखने को मिली नहीं है, क्योंकि अगर हुई होती तो ये 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, कोई एक नई योजना हम बताते हैं कि जो उन्होंने यहाँ पर शुरू की। हमारी वो पुरानी योजनाएं, लालधान चिल्लर खाल मोटर मार्ग पे जो धनराशि हम लोगों ने स्वीकृत करवाई थी 9 करोड़ रुपए, उसी धनराशि का दुरुपयोग किया गया इस सरकार के द्वारा, इनके नुमाइंदों के द्वारा। हमने जो है 22 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करवाई थी कर्णाश्रम, जो पर्यटक स्थल जो पूरे भारत के लिए एक यूनिक जो हम लोग पर्यटक स्थल बना रहे थे और पूरे विश्व के अंदर उसको मानचित्र में लाने का प्रयास कर रहे थे। वो पैसा वर्तमान जो इस समय विधायक हैं, मुझे कहते हुए दिक्कत नहीं, मैं आश्वासन दे दिखा सकता हूँ कि उसमें सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए जो है इस्तेमाल हुआ उसके जो है प्रोटेक्शन के लिए, फ्लड प्रोटेक्शन के लिए। शेष धनराशि करीब 21 करोड़ रुपए करीब जो है राज्य सरकार ने वापस मंगा दी। मैं पूछना चाहता हूं कि श्रीमान जो हमारे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि वो क्या कर रहे थे जब ये पैसा वापस जा रहा था। आज स्थिति ये हो गई कि वही स्थिति हम लोगों ने करीब 5.5 करोड़ रुपए पहली किस्त के रूप में, क्योंकि हमने दिसंबर में स्वीकृत करवाया था मेडिकल कॉलेज, और जब पैसा स्वीकृत होता है किसी भी योजना के लिए तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने तक, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने के लिए, उसके बाद तो दूसरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। उसके लिए ये आंका जाता है कि इन 3 महीनों में कितना पैसा खर्च कर पाएंगे हम। उसके लिए डीपीआर बनाने के लिए और 4 दीवारी और ट्यूबवेल बनाने की जो आवश्यकता थी कि वहाँ पर पानी, अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो पानी की आवश्यकता होगी। फ्यूचर में बिल्डिंग बनेगी तब भी जो है हॉस्टल बनेगा तब भी पानी की आवश्यकता होगी। इस चीज को करने के लिए हम लोगों ने मशक्कत की, और आज इस प्रकार की तोहमत जनता के ऊपर कही जा रही कि नहीं बन सकता, क्योंकि आप लोग पूछते हैं। लेकिन इससे पहले आपको भी पूछना चाहिए कि आप उस शासनादेश को बताइए ना कि जिसके तहत नहीं बन सकता है। हम थोड़ा उदाहरण देना चाहते हैं आपके पास। आपका देहरादून जिला है, देहरादून जिले में दून हॉस्पिटल क्या है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है। एम्स कहाँ पड़ता है, कौन से जिले में पड़ता है, वो भी देहरादून में पड़ता है अगर मेरी जानकारी सही है। और देहरादून में एम्स भी है। कितने तो हो गए, एक भारत सरकार का हो गया, एक राज्य सरकार का हो गया, तो 2 हो गए ना। तो किस आधार पर वो कह रहे हैं कि 2 नहीं हो सकते? अगर हम ये कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज जो श्रीनगर वाला है, जिसको अभी ये कह सकते हैं कि साहब केंद्र ले लेगा इसको या केंद्र का है, तो इसके लिए तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जब आई थी यहाँ पर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 80s के आसपास, और उन्होंने वहाँ पर एक हॉस्पिटल यानी एक बेस हॉस्पिटल की स्थापना की थी, जिसमें हम भी थे। स्वर्गीय चंद्रमोहन सिंह नेगी जी उस क्षेत्र के पार्लियामेंट मेंबर थे, और उन्होंने अपने मंच से कहा था कि मैं ये जो यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बना रही हूँ, ये भविष्य के लिए एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रख रही हूँ। ये उनके शब्द थे, जो लोग श्रीनगर के हैं वो लोग कह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप करने की स्थिति में नहीं हैं, जनता की सेवा करने में आप असमर्थ महसूस कर रही हैं, तो कम से कम जनता को गुमराह करने की कोशिश तो न कीजिए। हमारा आपके इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि अब ये वक्त तो नहीं था लेकिन आपने वक्त बना दिया, तो हम ये सवाल करना चाहते हैं उनको कि आखिर कौन से कारण हैं
कि कर्णाश्रम का पर्यटक स्थल नहीं विकसित हो पाया, जबकि पैसा स्वीकृत है, जमीन स्वीकृत है, प्रोटेक्शन हो रखा है। आखिर क्या वजह थी कि पैसा वापस भेजा गया? नंबर एक प्रश्न। नंबर दो, मेडिकल कॉलेज पे झूठ बोलना बंद करिए, काम करके दिखाइए। अगर गवर्नमेंट का पैसा हुआ है खर्च कि साहब एक के बजाय दोबारा दूसरा नहीं हो सकता, पता आपको क्या होता? अब तक जो है लोगों से रिकवरी हो गई होती है जिन्होंने पैसा खर्च किया बगैर मानकों के। अगर कोई पैसा किसी जगह खर्च होता है, जैसे 1.5 करोड़ रुपए की दीवारें बन गई, 1 करोड़ रुपए की लागत से वहां पे ट्यूबवेल बन गया, तो वो भाई आखिर किस, जब हो ही नहीं सकता था तो फिर कैसे बनी? रिकवरी क्यों नहीं कर रहे हो आप उस पर? करिए ना, हम तो कहना चाहते हैं करिए। ये टाइगर सफारी के लिए उस समय हमने धनराशि स्वीकृत करवाई थी, इन्होंने बाद में कहा कि साहब हमने, अब उसको क्यों नहीं शुरू कर दे रहे हो? जिसमें इन 3 प्रोजेक्ट्स में, चाहे मेडिकल कॉलेज है, कर्णाश्रम का पर्यटक स्थल है या टाइगर सफारी है, अकेले इन 3-4 चीजों से और इस लालढंग चिल्लरखाल से, जहां पर जिस हाल में कोटद्वार है, आप देख रहे हैं चिल्लरखाल लालढंग मोटर मार्ग पे क्या कुछ किया इन्होंने। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब जब हम रहते हैं तब तक हमने पैसा सैंक्शन किया, जब जब ये आए उन्होंने उसको उजाड़ने का प्रयास किया, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। मेडिकल कॉलेज बन गया होता तो नाम तो शिलापट पर उनका भी होता। ये जो यहाँ पे बेस हॉस्पिटल है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें मैंने जो है 30 डॉक्टर्स के लिए 3 टावर स्वीकृत किए थे, ठीक है। उनको जो है 2017-18 में बन जाना चाहिए था, और पैसा ऐसी जगह से स्वीकृत करवाया था, NHM नेशनल हेल्थ मिशन, कि उसका पैसा कभी लैप्स नहीं होता। तो स्टेट गवर्नमेंट से तो मैं अगर इस हॉस्पिटल को बनाता तो अगले 10 साल में और नहीं बन पाता, लेकिन क्योंकि हमने इस पैसे को एक स्पेशल फंड क्रिएट करवाया था और जो विशेष पैकेज में था, तो उसमें भगुना जी चीफ मिनिस्टर थे, मैंने कहा हमारे हॉस्पिटल के लिए इसमें से पैसा उपलब्ध कराए। मैंने 3 योजनाओं के लिए पैसा दिया और वो बनकर तैयार हो गए। ये टाइम से पहले तैयार हुआ। अब एक टावर तो बनते बनते 5 साल की सरकार तो पिछली चली गई, 3 साल की सरकार ये चली गई, हमने 2 टावर खड़े कर दिए थे, पूरी बिल्डिंग बना दी थी। एक जो है 10 डॉक्टर्स के लिए टावर बनने में आज जरूर उसका मुआयना करिएगा कि किस स्थिति पे वो शायद नहीं बनता अगर हम लोगों ने एक दिन धरना प्रदर्शन के लिए वहां पर जाकर हल्ला नहीं बोला होता और सेक्रेटरी को मैंने उसकी न्यूज नहीं भेजी होती कि भैया ये तो बता दो, इसमें तो आपका पैसा है ही नहीं श्रीमान सचिव महोदय, इसमें पैसा तो NHM का, भारत सरकार का, जो लैब्स नहीं होता है। हाँ, ये गलती आपकी है कि अगर 10 साल तक आप उसमें काम नहीं करोगे तो भाई 10 साल तक फिर रेट तो बढ़ेंगे ना, सीमेंट के रेट बढ़ेंगे, बिजली का रेट बढ़ेगा, आपका जो है हर चीज का रेट बढ़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है 5 साल के अंदर डबल हो जाती है, 1.5 गुना हो जाती है। तो उसमें सिर्फ 1,72,00,000 रुपए की आवश्यकता थी रिकरिंग, जो बढ़ गया था, और वो बड़ी आराम से जो है NHM से मिल सकता था, लेकिन पैरवी करे तब ना। ये NHM एक ऐसी एजेंसी है, शायद हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, उन लोगों को जो इस समय इन्वॉल्व है इससे, कि राज्य सरकार अपनी आवश्यकता के हिसाब से उस योजना का पैसे को खर्च कर सकती है। मैंने उसी योजना से यहाँ पर सर्जिकल कैंप्स लगवाए थे, जो कभी नहीं लगे न उसके बाद लगे। जहाँ सर्जन नहीं है वहाँ पर मैं कैंप लगाता था बाहर के डॉक्टर को लेके उसी पैसे से। यहाँ पर जो ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग के साथ हमने ये रेजिडेंसेस, चाहे वो नैनीताल में जो है डॉक्टर के लिए परेशानी है, वहाँ पर कोई डॉक्टर इसलिए नहीं जाना चाहता कि वहाँ पर रेजिडेंसेस है नहीं, और वहाँ पे जो बाहर मकान देखता है उसकी कीमत जो है उसकी तनख्वाह से ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ हमने रेजिडेंसेस स्वीकृत करवाए इसी पैसे। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो, क्योंकि राज्य सरकार में तो उतना पैसा होता नहीं है, जो प्लानिंग के हिसाब से होता है, जो बजट पास होता है वही पूरा नहीं हो पाता, उसी में डिफिसिट चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए नए रास्ते निकालने होते हैं। आपको याद होगा कि मैंने NHM से एक नई स्कीम और चलवाई थी, वो थी कि हर महीने की 1 तारीख को फलानी जगह कैंप लगना है, 6 डॉक्टर जाएंगे, 40 वहाँ पे टेस्ट होंगे, उनका उपचार वहीं पर होगा। उसको भी NHM के माध्यम से मैंने लागू किया था। आज वो स्कीम बंद, हम उसको 15 दिन में करने वाले थे,
कि 15 दिन में चेकअप होगा, क्योंकि डॉक्टर अमूमन जो है 15 दिन का टाइम देता है कि भाई इन दवाइयों को खाकर मुझे 15 दिन बाद दिखाई। तो ये स्कीम थी, लेकिन एक विजन था और वो इतनी सक्सेसफुल हुई कि कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि वो इस हद तक जा सकती है, लोगों को कितनी आसानी हुई होगी, परेशानियां से मुक्त रहे होंगे। तो मेरा ये कहना है कि जनप्रतिनिधियों से खासतौर पर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और उनको ऐसे कोई उलझुल बातें जनता को नहीं बतानी चाहिए। अगर उनको समझ नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान नहीं है तो स्वाभाविक रूप से नुकसान तो होगा। आज अभी उसका उदाहरण, क्योंकि आपने एक व्यक्ति विशेष पर ये बात कह दी, विधानसभा में तो आपने देखा होगा, विधानसभा सत्र में जिसमें पूर्ण आहुति मिल गई हमारे एक मंत्री जी को, गलती किसकी थी? आप उस पर गलती पर जाइए ना। जिस व्यक्ति को रोका जाना चाहिए था, जिस व्यक्ति को रोका जाना चाहिए था, जब वो पार्लियामेंट मिनिस्टर अगर कुछ बोल रहा था, साला शब्द निकल गया उनके मुंह से, पहाड़ी और देशी का सवाल निकल गया, किसको रोकना चाहिए था? उसमें सुप्रीमो कौन है? अध्यक्ष होता है। उसको तो रोका नहीं। क्या रोका उन्होंने? कोई इंडिकेशन किए कि आप बैठिए, नहीं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करो, अपने शब्दों को वापस दीजिए, बात खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने उसको एक किस्म से सह दी, उसको इग्नोर किया कि बोल जावे। वो तो लखपत टोला ने जो है इस बात को उठाया और जिसको टीच के साथ अपने आप को पीठ ने जोड़ना था, ये पीठ का मतलब स्पीकर को जोड़ना चाहिए था, उसको ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या, ये कमी है। दिमाग शायद कभी कभी लोगों को जरूरत से ज्यादा मिल जाता है, तो फिर वो ग्रेविटी को नहीं देखता, गंभीरता पूर्वक नीचे की स्थिति को नहीं देखता है। यही कमोवेश कोटद्वार में हो रहा है।